ओके सर, रिकॉर्डिंग का मैसेज सबके पास चला गया है। सबको एक बार अगेन गुड मॉर्निंग। बाकी लोग अगर ज्वाइन करेगा बीच में तो करेगा, ठीक है सर। ओके, तो ऑडिटिंग पढ़ना है सर, ठीक है। तो ऑडिटिंग में ऐसे तो हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का डिस्कशंस कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली प्रिया को पता है ना प्रिया? हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के बारे में पढ़ाई चल रहा है, जो बेसिकली स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग का पार्ट है। और स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसा ही ऑडिट का भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ठीक है, मतलब अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तो करना ही है, बिकॉज से ऑडिट क्या होता है इन सिंपल कहा जाए तो फिर जैसे कि हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ना, अकाउंटेंसी सिर्फ पढ़ने का चीज़ नहीं है, अकाउंटेंसी मेंटेन करने का चीज़ है। हिसाब, सिंपल बात होता है, अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। तो ऑडिटिंग इन सिंपल क्या है, मैं स्पेशली प्रियतमा एंड मौसमी के लिए एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि ऑडिटिंग का सिंपल मतलब है कि अगर बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन करता है, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेसेस हो, मीडियम एंटरप्राइजेस हो, तो उसका अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन होता है, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम मेंटेन होता है। और अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करने के बाद कंपनी का बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर को रिक्रूट करके ऑडिट करने का ज़रूरत पड़ता है। सर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों ऑडिट होता है, बट एक्सटर्नल ऑडिट को ही मेनली ऑडिट कहा जाता है। सर क्या होता है, क्यों ऑडिटर लगाना, मतलब ऑडिटर को क्यों कंपनी में ऑडिट करने के लिए रिक्रूट किया जाता है, या फिर क्या काम के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाता है? मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि बड़े कंपनीज अपने अकाउंट्स जो भी बनाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और इस प्रॉब्लम के कारण जो कंपनी का शेयर होल्डर है, जो कंपनी का डायरेक्टर्स है, जो कंपनी का लोन प्रोवाइडर है, उनको दिक्कत हो सकता है। हिसाब में गड़बड़, सिंपल बात है, अगर हिसाब में कुछ गड़बड़ है तो फिर, तो हिसाब में गड़बड़ मतलब सर लाखों करोड़ों रुपए का ना इधर उधर हो जाता है। ऐसे रिसेंट ट्रेंड में आप लोग ऐसे बहुत सारा स्कैम देखते हो। तो स्कैम जो भी होता है ना, उसमें हिसाब मतलब ऑडिट करने से ना सब पता चल जाता है, पर फिर भी से स्कैम पकड़ में क्यों नहीं आता, मन में सवाल आ रहा है। सर अगर वो क्या बोलते हैं ना, हम लोग बंगाली में एक बहुत फेमस बात करते हैं, हिंदी या बंगाली में, सरसों के अंदर ही अगर भूत है तो फिर कैसे पता चलेगा कि भूत कहाँ है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऑडिटर खुद मिली भगत करके रखा है तो फिर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि भाई कहाँ गड़बड़ हुआ था। तो ऑडिटर का काम बहुत रेस्पेक्टेड काम होता है, तो कभी भी इनको इस सब तरह का काम में साथ नहीं देना चाहिए। बट बिकॉज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लाखों करोड़ों का कंपनी, टाटा हो, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, इवन स्मॉल एंटरप्राइज लाइक कोई भी प्राइवेट कंपनीज हो, वहाँ पर भी करोड़ों रुपए का डील होता है। ये सब तो टाटा बिरला, रिलायंस जैसे कंपनीज तो लाखों करोड़ों का कंपनीज है सर। लेकिन अगर कोई 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का भी कंपनीज है ना, जिसका बिजनेस में वो भी बहुत वाइटल होता है, वहाँ पर भी करप्शंस हो जाते हैं। लेकिन ऑडिटर का काम क्या है? इन सिंपल, ऑडिटर का काम यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, जिसको हम लोग इन सिंपल अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, है ना। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और उसके साथ साथ और क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसके बारे में ओपिनियन देना, इसके बारे में ओपिनियन देना, यस दिस कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर नहीं, नो दिस कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन हाँ, इसके साथ कंपनी को मतलब ऑडिटर को रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है कि वो बताते कि भाई कहाँ क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑडिटर रिपोर्ट से बताते हैं। कितना तरह का रिपोर्ट दे पाता है प्रिया, याद है? ऑडिटर कितना तरह का रिपोर्ट दर्ज कर सकता है कंपनी के बारे में? हाँ मौसमी, किसी को भी याद है थोड़ा बहुत भी? प्रियतम अगर कॉलेज लेवल में तो पढ़े होंगे, बोल सकते हो कि ऑडिटर कितना तरह का रिपोर्ट दर्ज कर सकता है? एनी आइडिया सर? प्रियतम तुमने पढ़ा था ना कॉलेज लेवल में ऑडिट सब्जेक्ट? हाँ सर। हाँ प्रिया बोलो। मौसमी? चार्टे तो हाँ तो बोल। क्वालिफाइड रिपोर्ट, पहला वाला क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लियर एडवर्स क्लियर रिपोर्ट। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेसिकली जब कंपनी क्लियर रिपोर्ट देता है, इन द सेंस जब अकाउंट्स में गड़बड़ एकदम कुछ नहीं होता, एकदम साफ सुथरा काम है कंपनी का, अकाउंट्स में कोई भी करप्शंस नहीं है, एकदम पूरा का पूरा हिसाब किताब प्रॉपर है,
मतलब जितना कंपनी ने सेल किया, जितना कंपनी ने परचेस किया, जितना कंपनी ने प्रोडक्शन किया, जितना कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी बिजनेस में मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, सारा का सारा हिसाब ठीक है तो फिर कंपनी क्लियर रिपोर्ट, ऑडिटर क्या देगा, क्लियर रिपोर्ट देगा। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। कुछ गड़बड़ है हल्का फुल्का निग्लिजिबल, बट हाँ फिर भी गड़बड़ तो गड़बड़ होता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के साथ क्वालिफाई करना। थर्ड होता है एडवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, मतलब अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है, दैट्स वाई एडवर्स रिपोर्ट दिया जाता है। एंड फोर्थ वन इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब बिजनेस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, हिसाब किताब में, कि कुछ बोलने लायक नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है, रिपोर्ट देने लायक नहीं है, दैट्स वाई उसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो ये ऑडिटर के पास पावर है सर, और ऑडिटर को ना एक लॉयर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब जैसे एक लॉयर अगर किसी के बारे में किसी को अगर दोषी ठहरा दे, हम लोग कोर्ट केस में देखते हैं ना, ऑडिटर का केस एक्चुअली हम लोग टीवी में नहीं देख पाते हैं, बट लॉयर का केस तो टीवी में मूवीज में बहुत बार देखे होंगे। हाँ सर, लॉयर ऑडिटर का कॉन्सेप्ट टीवी वगैरह में उतना समझ नहीं आता, बट लॉयर का केस तो समझ आता है। प्लीज टेल मी सर, थोड़ा बहुत प्लीज बताना। प्रियोतमा बता सकते हो कि आप लोग लॉयर को लड़ते हुए तो देखे होंगे, टीवी में हो या रियल लाइफ में हो, जो भी जहां पर भी आपने देखा हो। लॉयर के साथ ऑडिटर का बहुत फर्क है, बट फिर भी मतलब जिस लेवल का काम एक लॉयर करते हैं ना, ऑडिटर का भी दर्जा उसी लेवल का होता है। मतलब अगर लॉयर किसी को दोषी एक बार मान लेना, वो दोषी ही मान जाता है, प्रूव करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऑडिटर भी प्रूव कर देते हैं, लेकिन ऑडिटर किसी इंडिविजुअल का ऑडिट नहीं करता, ऑडिटर कंपनी का ऑडिट करता है, फार्म का ऑडिट करता है। तो जब किसी फार्म के बारे में, जिस किसी कंपनी के बारे में ऑडिटर, ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है, चेकिंग, और ऑडिटर मतलब जो चेक करता है, चेकर्स। ठीक है, तो किसी कंपनी के बारे में अगर एक बार ऑडिटर कुछ कह देना, तो उसको ना पत्थर की लकीर की तरह ट्रीट किया जाता है। जरूरी नहीं कि लॉयर जिसको दोषी ठहराते वो सच में दोषी हो या ना हो, आप समझ रहे हैं ना, कोर्ट में प्रूव कर दे, लेकिन सर जो कोर्ट में प्रूव हो जाता है ना, उसके अगेंस्ट में कौन पैसा खिलाया क्या खिलाया डजंट मैटर। सिमिलरली ऑडिटर अगर किसी कंपनी के बारे में अच्छा बुरा जो भी बोल देना, उसको पत्थर की लकीर माना जाता है और उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। जो लोग शेयर मार्केट में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कंपनी का उसी रिपोर्ट को देख के, लॉयर का जो ऑडिटर का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को देख के इन्वेस्ट करते हैं। जो बैंक लोन देते हैं कंपनी को, वो भी ऑडिटर का वो रिपोर्ट देख के लोन देते हैं। इसलिए ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब उसका वैल्यूएशन बहुत हाई फाई है, बिकॉज ऑडिटर का वैल्यूएशन बहुत हाई फाई है। हमारे देश में 3-4 तरह का ऑडिट होता है। सबसे फेमस फाइनेंशियल ऑडिट, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सबसे बड़ा एरिया है, बिकॉज फाइनेंशियल ऑडिट का पावर, और ऑडिट सब्जेक्ट एक्चुअली फाइनेंशियल ऑडिट से ही बना है मेनली। फाइनेंशियल ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरह का ऑडिट होता है जो कंपनी लेवल में होता है, इंडस्ट्री लेवल में। सेकंड इज कॉस्ट ऑडिट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट के पास पावर होता है। एंड थर्ड थिंग एज अ स्टैट्यूटरी सेक्रेटरियल ऑडिट, जो कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हैं। और एक तरह का ऑडिट होता है जो कोई भी कर सकता है जिसको बिजनेस का नॉलेज हो, दैट इज आपका सोशल ऑडिट। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी कर रहा है उसका सोशल इम्पैक्ट कहाँ पर जा रहा है, तो ये कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड भी करता है, सीएमए भी करता है, सीएस भी करता है। और एक ऑडिट है जो मार्केट में बड़ा ट्रेंडी है आजकल, बहुत सारा कंपनीज इंटरनल ऑडिट के लिए चार्टर्ड, सीएमए, इंटरनल ऑडिट जो कोई भी कर सकता है, बस उसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, जिसके लिए सीए सीएमए बीकॉम वाले, एमबीए वाले कोई भी काम कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बट हाँ, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो सबसे बड़ा ऑडिट माना जाता है, मतलब जिसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है अभी तक का, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ऑब्वियसली जॉब होल्डर नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो किसी फार्म में है या फिर अपना खुद का फार्म है, वही एक्चुअली ऑडिट का काम कर सकता है। तो ये है एक्चुअली ऑडिट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हैं? हाँ, स्पेशली मैं प्रियोतमा एंड मौसमी को बोलूँगा, प्रिया तो फिर भी 2-4 क्लास किया है। प्रियोतमा, हाँ ना, कुछ तो बोलना सर। आप लोगों के हाँ ना पे डिपेंड करता है मैं आगे क्या बताऊं, या फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बोलो प्रियोतमा बोलो, समझ में आया हाँ कि नहीं? सर। हाँ समझ में आ रहा है ना, ऑडिटर क्या है, ऑडिट क्या है, समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, अभी चलो प्रैक्टिकली बहुत बातें होंगे, लिखते हुए बताएंगे, ठीक है? हाँ। ओके।
मौसमी क्लियर है मौसमी? है सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, सबको स्क्रीन शो हुआ है ना? स्क्रीन शो हो रहा है? सब स्क्रीन शेयर हुआ सबके साथ? एक बार देख के बताना मुझे। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। जैसे देखो, ये एकदम स्टार्टिंग एरिया है, ये सब टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। ये नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मैं ये सब टॉपिक कवर कर चुका हूँ जो पिछला क्लासेस हुआ है, तो मैं शेयर कर दूंगा जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल बात करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये नोट्स भी मैं सभी के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये शॉर्ट में पूरा ऑडिट को बता हुआ है सर। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वो इधर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ये मेरा कॉपी में लिखा हुआ भी है, जिन्होंने क्लास नोट्स लिया है उनके पास लिखा हुआ भी है, ठीक है। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिटेबल हो, कम प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, बिना प्रॉफिटेबल हो, डजेंट मैटर, लेकिन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना है। सर क्या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, मन में सवाल जरूर आ रहा है। मैं 2-4 मिनट बात करूंगा थोड़ा पुराना बात पे, प्रिया, ठीक है, सुन लो। जैसे मानो कि ये स्टेटमेंट ऑफ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस कंपनी का है पता है? ये मोस्ट प्रोबेबली टाटा का है। कैसे पता चला मुझे? अच्छा, ये पेज नंबर याद रखना सर, हाँ, 187, ये वाला याद रखना। मैं यहाँ पर आऊँगा फिर से। ये आपका टाटा मोटर्स का, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है टाटा मोटर्स बोल के? ये टाटा मोटर्स का फिनेंस एनुअल रिपोर्ट है 1920, बहुत पुराना नहीं है, 1920 का एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का, ठीक है। तो ये एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? कंपनी जो बिजनेस करता है उसी का हिसाब किताब कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने क्या किया और कंपनी आगे आगे क्या करेगा, ठीक है। एक एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, जो लोग कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप लोग एज ए इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, एक चार्टर्ड का काम होता है, एक सीएमए का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देना। जब आप लोग किसी बैंक पे बिहाफ में काम करोगे ना, एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, बैंक के बिहाफ में भी काम करते हैं सर, बैंक में भी बहुत रोल होता है इन लोगों का, या फिर किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पे यही नहीं लोगों को करना पड़ता है। पीएल बैलेंस शीट और सीए सीएमए छोड़ के पीएल बैलेंस शीट और कौन समझता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सीए समझ जाएगा, बट बाकी किसी को समझ नहीं आता सर पीएल बैलेंस शीट या फाइनेंशियल रिपोर्ट का अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अगर आप देखो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट फाइनेंशियल 2020 का, कितना रेवेन्यू कमाया है? 2,61,068 करोड़ का, ये टाटा मोटर्स का 2020 का रेवेन्यू है। अगर आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन देखो, ये सब फाइनेंशियल डेटा है। मतलब कंपनी अपना टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सब देने के बाद, कंपनी ने देने से पहले, सॉरी देने से बाद नहीं, मतलब इंटरेस्ट, मतलब लोन का इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है एसेट का, ये सब आप लोग अकाउंटेंसी में सीखते हो ना, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट। जिन्होंने नहीं सीखा वो बाद में सीखेगा, जिनको पता है वो तो समझ रहे हो, ठीक है। ये सब देने के पहले 8.4% का प्रॉफिट था। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स काफ़ी लोअर है, बिकॉज बिजनेस काफ़ी लॉस में गया है। आप देख सकते हो कैश फ्लो नेगेटिव है बिजनेस का, मतलब ये नेगेटिव, ये ब्रैकेट में है, मतलब नेगेटिव कैश फ्लो है। मतलब बिजनेस में और टाटा मोटर्स का जो 2019-20 का बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो हुआ है। मतलब घर से पैसा गया है, पैसा आया नहीं है बिजनेस पे, मतलब मैंने अर्निंग नहीं किया, उल्टा मेरा पैसा मार्केट में फंस चुका है। आप समझ पा रहे हो? हेलो, 9,205 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। इसका मतलब सिंपल है कि मेरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, मेरे पास रिटर्न नहीं आया। दैट्स नॉट अ गुड कंडीशंस, बट इट्स अ वेरी बिग कंपनी, रेवेन्यू इसका बहुत हाई फाई है, ठीक है। तो ये सब डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है? ये सब तो मैं एनुअल रिपोर्ट में फिनेंशियल डेटा चेक करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक्चुअली एक ऑडिटर को भी ना कंपनी का डेटा को ऐसे ही चेक करना होता है, लेकिन ये तो फिर भी मैं थोड़ा अपर लेवल में जाके चेक कर रहा हूँ। ऑडिटर को तो एकदम डेप्थ में जाके चेक करना होता है, अकाउंटेंसी का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस से लेके एकदम फिनेंशियल स्टेटमेंट में पीएल बैलेंस शीट बनाने तक, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एक एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है। सर एनुअल रिपोर्ट क्यों सिखा रहे हो? सर बात को समझा करो, कंपनी का डिटेल्स को चेक करना होता है ऑडिटर को, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक बातें, ज़्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, वैल्यू क्रिएशंस, ठीक है, इस
इस तरह से कंपनी का पूरा डिटेल्स, परफॉर्मेंस रिव्यू, की हाइलाइट्स, ठीक है, ये एवरीथिंग कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में होता है। ठीक है, ये सब बस सर कहाँ तक आवाज़ आया था, मतलब कहाँ तक सुन पाए थे आप लोग? थोड़ा नेटवर्क इश्यूज था। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर आ रहा है। नहीं, बीच में थोड़ा कट हो गया था। आप लोग कहाँ तक मेरा बात सुन पाए हो? कहाँ तक मेरा बात आप लोग सुन पाए थे, मतलब मैं क्या बता रहा था? कौन सा पॉइंट डील कर रहा था सर? हेलो, एनुअल रिपोर्ट के बारे में। एनुअल रिपोर्ट ही बता रहे थे। अच्छा, बेसिकली तो ये सब हम लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल में चर्चा करते हैं, पर चलो सर, बेसिकली ये एनुअल रिपोर्ट में हम लोग ज़्यादा हर चीज़ में नहीं बात करेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा बात है। मैं बस आप लोगों को पीएल बैलेंस शीट वाला जो एरिया है उसी में बात करूँगा। ठीक है, पीएल बैलेंस शीट वाला जो एरिया है उसी में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ये मिल गया शायद। ये आपका क्या है, ये तो डिटेल्स है 206 95 स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग टाटा का पीएल नहीं समझेंगे, मैं बस आपको इतना शो करना चाहता हूँ कि ट्रू एंड फेयर व्यू भी बात कर रहे थे ना कि ऑडिटर का काम क्या है, यही बात कर रहे थे। तो ऑडिटर का काम क्या है? सिंपल, ये काम है ऑडिटर का। ठीक है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि टाटा मोटर्स करेंटली प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो चाहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स का शेयर बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज बिजनेस फ्यूचर 2021 में काफ़ी अच्छा है। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, चाहे बहुत बड़ा कंपनी है टाटा मोटर्स, चाहे बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर, टाटा मोटर्स की जगह कोई दूसरा भी कंपनी हो जो साइज में बहुत ही छोटा हो, डजेंट मैटर, लीगल फॉर्म when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। तो बेसिकली ऑडिटर क्या करेगा? ओपिनियन देगा, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं इतना बताएगा। कैसे बताएगा सर? उसको अकाउंट्स का नॉलेज है, उसको फाइनेंस का नॉलेज है, उसको टैक्स का नॉलेज है, उसको लॉ का नॉलेज है। तो एक बिजनेस को प्रॉपरली करने के लिए जो जो सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए वो सारा का सारा नॉलेज एक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एक भी दिखाता हूँ सर, एक ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है ये किस किस टॉपिक के साथ अपना कनेक्शन रखता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो मुझे बताना। ये देखो सर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। ऑडिटिंग जानने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट के साथ मेन कनेक्शन होना पड़ेगा? दिख रहा है क्या स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन शो हो रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हो, ऑडिटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग ऑब्वियसली। उसके साथ साथ आपको प्रोडक्शन लेवल में इन्वेंट्री का नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ आप लोग पढ़ोगे। हाँ, प्रोडक्शन का पेपर सीएमए या सीएमए में नहीं पढ़ाया जाता, बट हाँ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर आप लोग का कुछ मैनेजमेंट का टॉपिक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इसके ऊपर। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑब्वियसली आप लोग पढ़ते हो फाउंडेशन लेवल में, लॉ ऑब्वियसली पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी आप लोग पढ़ते हो, एंड बिहेवियरल साइंस जो एज सच नहीं है, बट इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल साइंस। तो एक ऑडिटर को कम से कम ये सब सब्जेक्ट में नॉलेज का मतलब नॉलेज ज़रूरी है, तब जाके वो ऑडिटर कंपनी में जाके ऑडिट कर सकता है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को चेक कर सकता है। तो करेंटली मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये जो बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये सबका बेसिक्स एरिया ना पूरा ओवरऑल डिटेल्स नोट में, ये तो समरी नोट्स है मेरा, ये तो समरी नोट्स है, इसका पूरा डिटेल्स क्लासेस है, मैं जिनका नहीं हुआ है उनके साथ शेयर करूंगा। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है, एडवांटेज ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, सब मेरा लिखा हुआ है, क्लासेस है,
मैं आई विल शेयर। बट हम लोग करेंटली आज के डेट में आ जाते हैं सर। आज हम लोग अभी जिस पॉइंट में बात अभी चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं गए, एकदम बेसिक लेवल में ही है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा मेन चर्चा का विषय चल रहा है। हम लोग एक एक स्टैंडर्ड्स को जान रहे हैं, जो ऑडिट का जान बोल सकते हो आप। ऑडिट ना स्टैंडर्ड्स में बताया गया है, जैसे अकाउंट्स भी स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है, ऑडिट भी स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया होगा। ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड AASB एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स, ठीक है। इसका फ्रेमवर्क है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होता है, उसमें कितना स्कोप होता है अकाउंट्स में चेक करने का, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स में बता हुआ है। तो मेनली हमारा जो एरिया है पढ़ने वाला, उसमें हम लोग मेन ये सब स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़रूर सीखेंगे और जानना भी पड़ेगा एज पर दी नीड। हमारे सिलेबस कंटेंट के हिसाब से ऐसे 100 से लेके 999 तक कवर्ड होगा, जिसमें ऐसे 100 से 199, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसे 200 से लेके 299। फिर जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला कर रहे थे, याद है मोस्ट प्रोबेबली ऐसे 500, हाँ ऐसे 580 किया था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। 500 से लेके 599 का बहुत सारा है, बट हम लोग लास्ट क्लास में 580 पढ़े थे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे यहाँ पर। आज इसमें बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो 200 से लेके 299 तक बात किया है। इसी के अंदर कुछ स्पेशल ऑडिट एरिया में हम लोग बात करेंगे। फिर धीरे धीरे बाकी सभी एरिया में कम ज़्यादा जितना इंपॉर्टेंट के हिसाब से बात करेंगे। हर एक पॉइंट में डिस्कशंस होगा। बहुत वाइटल एरिया है ऑडिटिंग। चलो सर एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। ओ सर समझ में आ रहा है ना, कहाँ हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। जिनका ये पुराना टॉपिक छूट गया है, डोंट वरी सर, मैं कवर कर दूंगा। क्लासेस है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। ओके, हम लोग बहुत दूर नहीं पहुँचे हैं, फिर भी पहुँचना बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है सर। अच्छा, ये जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले थे ऐसे 210। क्या पढ़ने वाले हैं सर? ऐसे 210, ओके। तो ऐसे 210 में 210, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर बात को समझना, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग का, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 210 में बताया गया है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट सिंपल बात है। जब हम लोग किसी को किसी पर्टिकुलर काम के लिए असाइन करते हैं ना, तो उसका कुछ कंडीशंस होना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में कोई मैकेनिक काम करने आते हैं, तो आपके साथ उस मैकेनिक का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि भाई मेरा इतना काम है, आपको ये करना होगा। लेकिन सर ये बात भी आप ध्यान रखना, ऑडिटर किसी का एम्प्लॉय नहीं है। मतलब एक कंपनी जब ऑडिटर को मतलब कंपनी में बोलते हैं कि भाई आओ मेरा कंपनी का ऑडिट करो, आप ये बात भी ध्यान रखना, ऑडिटर किसी का एम्प्लॉय नहीं है। इसलिए ऑडिटर को सैलरी नहीं मिलता, ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मिलता है उसका प्रोफेशंस का, ठीक है। तो ऑडिटर को रिक्रूट करना, हाँ ऑब्वियसली उसको काम मतलब स्कोप के लिए बुलाना, क्या होता है एक्चुअली रियल प्रोसेस क्या होता है। सपोज मानो कि प्रिया का बिजनेस है, हम लोगों को पता है प्रिया आपका बिजनेस है, आप थोड़ा हेल्प करना मुझे। हाँ सर। ओके, तो सपोज मानो कि प्रिया का बिजनेस है और प्रिया को चाहिए ऑडिट करवाने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का दरकार है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर प्रियतमा है, मौसमी है, ठीक है, चार्टर्ड है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है तो चार्टर्ड का ज़रूरत है। तो मैं मान लो कि प्रियतमा एंड मौसमी एक फार्म में, उनका दोनों का एक फार्म है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो फिर प्रिया क्या करेगी, प्रियतमा एंड मौसमी का जो फार्म है उसको अप्रोच करेगा, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकता है। लेकिन अगर बड़ा कंपनी है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि बहुत हाई फाई टास्क होने से ना पैसा भी बहुत खर्चा होता है। एक एक ऑडिट करवाने में सर 2-3 करोड़ का खर्चा हो जाता है, उससे भी ज़्यादा होता है सर, 100 करोड़ का भी खर्चा होता है। देर आर ऐसा भी कंपनीज है जो ऑडिट करवाने के लिए 100 करोड़ पे करता है सर। हाँ डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सर 100 करोड़ का ऑडिट ऐसा क्या कर लेता है, मे भी आपके दिमाग में चल रहा है। डोंट वरी सर, सब धीरे धीरे समझ आएगा। तो एक ऑडिटर, तो सपोज मानो कि प्रिया का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में प्रिया का जो बिजनेस का अकाउंट्स है उसको ऑडिट रिपोर्ट जमा करना है, बिकॉज प्रिया को मार्केट से लोन चाहिए, शेयर होल्डर को दिखाना भी है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ नहीं तो पैसा नहीं डालेंगे बिजनेस में, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो प्रिया क्या करेगा, ऑडिटर को एंगेज करेगा अपने बिजनेस पे। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है ये वही है,
टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जैसे कि हम लोग मान ले रहे हैं मौसमी एंड प्रियतमा ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है और इनको आगे आके क्या करना है सर, प्रिया के बिजनेस पे क्या करना है, ऑडिट करना है। तो प्रिया इनको एंगेज करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या क्या कंडीशंस हो सकता है, यही आज का बात करने का विषय है। मतलब दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। बोलो सर, समझ में आया टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का ओवरव्यू? ओके मौसमी, हाँ बोलो प्रियतमा, समझ में आया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओके सर, चलो लिखना चालू करो। मौसमी বোঝা গেছে तो? है सर। ओके सर, ठीक है सर, फटाफट नोट डाउन करो, फिर और भी काफ़ी सारा चीज़ें बताना है। अच्छा यहाँ तक लिख लिया क्या? लिख लो सर इसको, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये नेक्स्ट क्लास को मत लिखना। देयर आर क्लैरिफिकेशन मेड बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। यहाँ तक प्लीज लिख लेना इसको, मैं रब कर देता हूँ। ये और नेक्स्ट क्लास नहीं है, ये अभी का आज के क्लास में बात हो रहा है। प्रियतमा लिख लिए? हाँ सर। ठीक है मौसमी, लिखे नहीं चीज? क्या रे मौसमी, लिख लिया? है सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट का 210 नंबर में बताया गया है। अब इसका अलग अलग नंबर है, नंबरिंग से लेना देना नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबरिंग। ओके, कि किस कौन सा ऑडिट में क्या बोला है। मेन टॉपिक तो यही है कि स्टैंडर्ड ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। तो देयर आर क्लैरिफिकेशन मेड बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखना फॉलोइंग आर दी terms of audit, following are the terms of audit engagement, following are the terms of audit engagement। okay, following are the terms of audit engagement, जिसमें आप पहले लिखना पॉइंट ए देके, पॉइंट ए। ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज द responsibilities, accounting is the responsibilities of management, responsibilities of management, accounting is the responsibilities of management। ठीक है, मतलब आप एक चीज़ बात को ध्यान रखना, जैसे हम लोग यहाँ पर बार बार देख रहे थे कि ये नहीं, कहाँ चला गया ये, से फॉर एग्जांपल ये जैसे कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये टाटा मोटर्स का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में या बैलेंस शीट पीएल बनाने के बाद उसमें किसका किसका साइन होना ज़रूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसका किसका साइन मैंडेटरी माना गया है। जैसे जो कंपनी का अकाउंटेंट है, ठीक है, या ऑडिटर है, उसका साइन ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के केस में, इन केस ऑफ टाटा मोटर्स यू कैन सी इट हियर, इन टर्म्स ऑफ आवर रिपोर्ट अटैच्ड फॉर BSR एंड कंपनी LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म्स रजिस्ट्रेशन नंबर देके रखा है, ESD नागपुर वाला। ठीक है, पार्टनर मेंबरशिप नंबर इसका भी देके रखा है। एन चंद्रशेखरन जो टाटा
का चेयरमैन है, पूरा टाटा एम्पायर का चेयरमैन है सर। वेदिका भंडारकर, ठीक है, ये डायरेक्टर है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख रहे हैं गुंटर बुशेक, ये मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रिया का मैनेजिंग डायरेक्टर है। पीबी बालाजी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, मैक्सिमम केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए वाले होते हैं, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉर्मली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पोस्ट में ऐसे ही होते हैं। और ये एक मैंडेटरी होना ही होना है, दैट इज HK सेठना, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस तरह का जो CA CMA सब मिलके तब जाके एक फाइनेंशियल रिपोर्ट का ऑथेंटिकेशन बनता है। साथ में कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका भी बताना चाहिए कि हाँ ये है हमारा बैलेंस शीट, उनका साइन, उनका मेंबरशिप नंबर, उनका लाइसेंस नंबर, जो भी है एज पर प्रैक्टिस, उसके थ्रू से ही एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, तभी जाके हम लोग इस तरह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो भी डेटा है इसको हम लोग ऑथेंटिक मान पाते हैं। चाहे वो टाटा मोटर्स का हो, चाहे वो जिस तरह की ये कंपनी है कि अमर राजा, ठीक है, अमरन बैटरीज हो, जो भी कंपनी हो, ठीक है, आपको तभी जाके उसका ऑथेंटिसिटी पता चलता है। तो दिस आर द बेसिक एरिया जो आपको हमेशा समझना पड़ेगा ऑडिटिंग पढ़ने के वक्त टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली ऑडिटर का मैं जो बात आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि ऑडिटर ना कभी भी कंपनी में जाके PL बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, ठीक है। ऑडिटर कंपनी में जाके PL बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, ना तो टाटा में जाके बनाएगा, ना तो बिरला में जाके बनाएगा, ना तो रिलायंस में जाके बनाएगा। ऑडिटर का काम सिर्फ इसको जाके चेक करना है। ऑडिट का मतलब ही होता है चेकिंग। द मीनिंग ऑफ बेसिक ऑडिट टर्म्स इज चेकिंग। तो फिर ये कभी गलत फहमी में मत पड़ जाना कि ऑडिटर आएगा तो फिर अकाउंट्स बना देगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गाना है ना सर, नहीं नहीं कभी नहीं, ठीक है। अभी करो इंतजार, ठीक है, अभी इंतजार नहीं करना है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सर, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सर। सर आप लोग गाना सुन के ना गाना गाना चालू मत कर देना, ये सब तो बस पढ़ते पढ़ते नींद छुड़ाने का दवाई है। इंटरनल कंट्रोल लिखना प्लीज। इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, is the responsibility of, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर इंटरनल कंट्रोल? क्या लगता है? इंटरनल कंट्रोल मतलब टाटा कंपनी हो या रिलायंस, ठीक है, टाटा हो या रिलायंस हो या कोई भी कंपनी हो, उसका बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल मतलब बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है, हर डिपार्टमेंट के लिए लोग अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। एवरी डिपार्टमेंट हैव सम, कोई ना कोई मैनेजर है परचेस के लिए परचेस में, सेल्स के लिए सेल्स में, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग में, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR के लिए HR डिपार्टमेंट। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज सम वर्कर्स एंड वो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरह से निभा रहा है। तो ये इसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का सिंपल मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बिग बाजार विजिट करते हो, कोई भी बिग बाजार स्टोर में अगर आप विजिट करते हो, आप लोग एक चीज़ ज़रूर देखे होंगे, ठीक है, कि वो बिग बाजार के अंदर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग बैठे होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिग बाजार का जो स्टोर होता है, क्या वहाँ पर हर डिपार्टमेंट के लिए कोई ना कोई बैठे नहीं होता क्या? इतना तो हम लोग देखे ही होंगे अपनी रियल लाइफ में। हाँ सर, बोलो। हाँ सर। यस ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर हम लोग सपोज ये बिग बाजार में हम विजिट किए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि नहीं है, इसका मतलब कैसे समझ में आता? जैसे आप देखो, जैसे आप एंट्री लेते हो, एक तरफ मेल दारोगान जी, एक तरफ फीमेल दारोगान जी, ठीक है। फिर जैसे आप एंट्री लेते हो, लेडीज़ डिपार्टमेंट में लेडीज़, जेंट्स डिपार्टमेंट में जेंट्स, फिर सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स का लोग, प्रोडक्शंस के लिए अलग लोग दूसरे जगह में हैं, मार्केट में जो लोग और भी प्रोडक्ट परचेस करने गए हैं वो परचेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मार्केटिंग कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपका हर एक डिपार्टमेंट में आप किसी ना किसी को बिठा के रखे हो ना, तो ये आपका इंटरनल कंट्रोल को मजबूत बनाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल मजबूत होने का। अगर अगर ऐसा होगा कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट तो बहुत सारा है, लेकिन आप जाके देख रहे हो कि भाई इधर भी जो काम कर रहा है, मतलब मेल में भी जो काम कर रहा है फीमेल में भी वही काम कर रहा है। अब यूटेंसिल्स में गए वहां पर भी वही काम कर रहा है, फूड बाजार में गए वहां पर भी एक ही जन काम कर रहा है या फिर हार्डली एक दो जन है। तो फिर आपको नहीं लगता कि इंटरनल कंट्रोल बिगड़ जाएगा कंपनी का? अगर इतना बड़ा स्टोर चलाते हो तो फिर आपको डिपार्टमेंट वाइज तो लोगों को रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कंट्रोल बिगड़ जाएगा। क्या सर, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोलो।
आप ही लोग जवाब देना सर, तभी जाके मैं समझ पाऊंगा। हाँ प्रिया बोलो। मौसमी बोल रहे, বুঝতে পারা যাচ্ছে? है सर। ओके, तो इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कौन हो गया सर? मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, फिर पॉइंट सी, पॉइंट सी में क्या बात करेंगे? मतलब ये कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए ऑडिटर से कि ऑडिटर आके कंपनी का इंटरनल कंट्रोल को सही करेगा। अरे नहीं नहीं, ये सब ऑडिट एंगेजमेंट में ही इतना बात तय हो जाना चाहिए। सी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोग गलत फहमी में रहते हैं, अरे वही आके चेक करेगा तो फिर वही सब ठीक करेगा। अरे नहीं, ऑडिटर का काम ये सब नहीं होता। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, auditor responsibility is the, is only to comment, is only to comment, is only to comment whether the financial statement, whether the financial statement are showing true and fair view or not, व्यू और नॉट। मतलब जो भी ऑडिटर बस जाके क्या चेक करेगा? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। मतलब बहुत सिंपल है कि जब भी हम ऑडिट का काम करने जाएंगे, ठीक है, जैसे हम लोग जब ऑडिट करने जाते थे ना, तो हमारा बस इतना ही काम होता था। ठीक है, कि जैसे कि मैं एक बार 3-4 कंपनीज में, अच्छा कंपनीज में ऑडिट का काम करने का मौका मिला था। एक था आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी था, वेस्ट बंगाल स्टेट, मतलब क्या नाम है इसका, WBAC DCL, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, WBAC, हाँ, वेस्ट बंगाल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें एक बार ऑडिट करने गया था, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा काम कर रहा था। हमारा काम बस इतना था कि हम चेक, हमारा एक स्पेशल ऑडिट था। वो स्पेशल ऑडिट में क्या करना पड़ा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना कार यूज़ करता है, एक जो हुआ था मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक बार एक रेलवे का एक कंपनी था, रेलवे का स्लीपर बनाता है, उसमें भी एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करने का मौका मिला था, बान स्टैंडर्ड बोल के। ये फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का कहानी एक बार 2 सेकंड बता सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं सर, वो ब्रेकडाउन कार होता है ना सर, जब भी ब्रेकडाउन होता है ना, तो ब्रेकडाउन कहीं पर भी हो ना, वो ब्रेकडाउन कार वहाँ पर पहुँचता है और उसको ठीक करता है। ठीक है, कुछ ऐसे होगा देखने में, आप लोग शायद कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। अरे भाई इंडिया में दिखाओ ना, ये फॉरेन वाला नहीं चाहिए। क्या होता है ना, मैं हम लोग का स्पेशल ऑडिट में क्या था कि वो कार यूज करके कंपनी का ज्यादा खर्चा हो रहा है, या फिर वो सब कार भाड़े पे लिया हुआ है कंपनी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, ये ऐसा नहीं है बात, ये मुझे नहीं मिल रहा है इमेज, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कभी आपको दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी फेलियर होता है, तो वो सब कार क्या करता है ना, अपने, आप लोग देखे होंगे कोलकाता में भी देखे होंगे कि वो एक छोटा हाथी टाइप का होता है, या फिर आपका क्या बोलता है सर, पिकअप वैन टाइप का होता है, जो 407 या पिकअप वैन टाइप का होता है, उसके छत पे ना सीडी लगा हुआ होता है। ठीक है, वो लोग ट्रांसफार्मर वगैरह में फेलियर होता है ना, तो सीडी लगा के उसको ठीक करता है। देखे हैं क्या आप लोग? पावर कट हाँ वगैरह सर बहुत देखा है। है ना। तो वो जो कार होता है ना, तो वो WBAC DCL जो है, जो वेस्ट बंगाल का जो हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी तो यही सर्विस करता है, तो वो हमारा ऑडिट का काम इतना था कि हमें ये कंपनी, ये विद्युत भवन जो सॉल्ट लेक में है, यहीं से रिक्रूटमेंट मिला था। काफ़ी पुराना बात है, 5 साल 6 साल हो गया, भूल भी गया मैं आधा से ज़्यादा चीज़, पर फिर भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि इनका कहना ये था कि आप लोग हमें इतना करके बताओ, हमारा जो फार्म था, तो वो फार्म का हमारा काम इतना था कि हमको जाके इतना ऑडिट करके बताना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करके,
कि कंपनी जो मार्केट से इतना सारा ब्रेकडाउन का कार वगैरह जो ले रहा है, तो ये सब भाड़े का है, मतलब लीज रेंट पे लिख के रखा है, ठीक है, कि कभी भी ब्रेकडाउन होता है ये लोग दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाके उसको ठीक करता है। आप समझ रहे हो ना? तो इनका मेन था कि ये गाड़ी जो है, मतलब ये जो कार है और उसका जो ड्राइवर है, ये सब तो रेंटेड और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चलता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ये सारा का सारा जो कार है जिसको लेके ब्रेकडाउन ठीक करने जाता है, ये अगर खुद का डायरेक्ट रिक्रूट हो जाए और गाड़ी अगर खुद परचेस कर ले तो हर एक डिपार्टमेंट, तो इसमें कितना कॉस्ट सेवी होगा, और फिर अगर करेंटली किया जाए तो कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल का खर्चा होगा। आप लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या था? कि हमें रिपोर्ट में ये सबमिट करना था, लेकिन इसको करते वक्त हम लोगों को ना एकदम डिटेल्स जाके ना ऑफिसर्स लेवल में जाके पूछना पड़ रहा था, एकदम जूनियर एक ड्राइवर लेवल से लेके इलेक्ट्रिसिटी और डिपार्टमेंट का जो डिविजनल मैनेजर है, हर एक जगह में जाके हम लोग पूछताछ किए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ घोटाला है। वो लोग तो ऑडिटर देख के डर गया, ठीक है, ऑडिटर देखते ही उन लोगों का जान सूख जाता है कि अभी उनका गलती पकड़ा जाएगा और फिर उनका सस्पेंशन आ सकता है, उनका जॉब जा सकता है, इस तरह का डर लगता है उन लोगों को, पैर पकड़ लेता है। मैं तब काफ़ी उम्र में काफ़ी छोटा था, मतलब हार्डली 22-23 के एज में कोई 50 ईयर्स का लोग अगर आपका पैर छू ले, सीरियसली देखने में भयंकर लगता है, बट ऐसा फील करना पड़ा था उस टाइम पे। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि ऑडिटर का पावर बहुत होता है, ऑडिटर चाहे तो बहुत कुछ ठीक कर सकता है, बट हाँ बहुत मुश्किल भी है, मतलब सुनना भी बहुत कुछ पड़ सकता है, जान का भी खतरा होता है सर। इसलिए बहुत केस में सच्चाई जानने के बाद भी सच्चाई बोला नहीं जाता, ऐसा भी होता है। चलो सर वो सब सीखने का बात नहीं है, हम लोग इतना खुला चर्चा करते हैं ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत रखना भी पड़ेगा, वो सब आप लोग भी सीख जाओगे समय के साथ साथ। ठीक है सर, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑडिट जब करने जाते हैं तो हमें हमेशा उसका फिनेंशियल चेक करना होगा। और तो अल्टीमेटली जो थर्ड पॉइंट था, इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा कि वेदर दी, तो ऑडिटर का काम क्या है? सिंपल, इज ओनली टू कमेंट वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यही है ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑडिटर बस इतना ही देखने के लिए जाएगा, ठीक है। एंड डी पॉइंट, और इसी में अच्छे अच्छे का हालत खराब हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑडिटर should have auditor should have an unrestricted access, should have an unrestricted access to the books of account, unrestricted access to the ACC, हाँ, ESS, access to the books of accounts। मतलब समझे सर? सर कंपनी जो अकाउंट्स मेंटेन करता है ना, उसका आजकल तो कंप्यूटर में होता है, ठीक है, चाहे कंप्यूटर में होता है या फिर अगर कोई हार्ड कॉपी मेंटेन करके भी अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो जहाँ भी वो करता है, ठीक है, जैसे सपोज मानो कि अगर मैं आपको इंडिया का कुछ फेमस, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं बोलूँगा, अगर मैं आपको वर्ल्ड का कुछ फेमस अकाउंटिंग या ऑडिट फार्म के बारे में ही आपके सामने बात करूं, सपोज आप उस फार्म के बिहाफ में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे ना सर, अच्छा लेवल में नॉलेज गैदर करोगे, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल में भी कम से कम अच्छा नॉलेज रखता है ना कोई, तो भी अच्छा खासा मार्केट में इन लोगों का डिमांड हो जाता है। ये लोग लेने के लिए भी रेडी रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ गया है, बिकॉज फाइनेंशियल जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत हायर हुआ है मार्केट में। अरे कहाँ गया, यहीं पर तो था, जा क्यों नहीं रहा है? ये वाला, आप लोग ये कंपनीज के बारे में नाम तो सुने होंगे, बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स। हाँ सर, सुने कि नहीं सुने? सुना है ना? तो दीज आर द फेमस अकाउंटिंग फर्म, जिसमें इंडिया में ये दोनं कंपनी बहुत अच्छा काम करता है। एक है डेलॉयट, एक है PwC, ठीक है। EY का भी अच्छा खासा काम है, बट डेलॉयट एंड PwC इंडिया में बड़ा पॉपुलर है। KPMG, EY ये भी दोनों अच्छा काम करते हैं। तो दोनों सभी कंपनीज बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल एडवाइजरी लेवल पे हो, ऑडिट पे हो, अकाउंट्स पे हो, इंटरनेशनल कंपनीज है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो आप लोग भी अगर अच्छा नॉलेज लेके काम करोगे तो आप लोग ऐसी कंपनीज में भी एज ए
स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट का भी बहुत काम होता है, तो आप लोग इजीली जा सकते हो। एटलीस्ट इंटर कंप्लीट करने के बाद तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, फाइनल के बाद तो एकदम ऑब्वियसली टॉप क्लास मौका आएगा। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है, आप जाते हो चाहे पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर बन के जाओ, चाहे केपीएमजी का ऑडिटर बन के जाओ, चाहे आपका क्या बोलते हैं डेलॉयट का ऑडिटर बन के जाओ, डजेंट मैटर। आपको हमेशा यही देखना होगा कि आप जहाँ पर भी ऑडिट करने जा रहे हो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर चेक करने दिया जाए। मतलब आपको जो मर्जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप चेक करोगे, जो मर्जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप चेक करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी जो बोलेगा सिर्फ आप उतना ही चेक करोगे, आप अपने मर्जी से चेक करोगे। बिकॉज ऑडिटर में आपको बोल रहा ना बार बार कि ऑडिटर किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है, तो उसका जो भी अकाउंटिंग बुक्स हो, ठीक है, जो भी जर्नल का हो, लेजर का हो, ट्रायल बैलेंस का हो, ईच एंड एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें रोक टोक नहीं होना चाहिए, और ये बात ऑडिट एंगेजमेंट में साफ हो जाना चाहिए कि भाई हमारे काम में रोक टोक नहीं डाल सकते। सर अगर रोक टोक डाल दिया तो आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है क्या कि अगर रोक टोक डाल दिया तो क्या मारपीट करेंगे सर? हाँ, अगर कोई हम चाहते हैं कि अकाउंट्स का सेल्स बुक चेक करना, आप मेरा बात समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कि सेल्स, परचेस, जो भी, ठीक है, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम चेक करना चाहते हैं कि हम रियल डेटा के साथ मैच करना चाहते हैं, मार्केट कंडीशंस के साथ चेक करना चाहते हैं। अगर हमें रोक टोक कर रहा है तो हम क्या करेंगे? मौसमी, क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऑडिटर चेक करना चाहता है बट ऑडिट रिपोर्ट बोल रहे। थैंक यू सर, समझ में आया प्रियतमा? अगर कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो ऑडिट रिपोर्ट में बताएंगे, ठीक है। हम मारपीट नहीं कर सकते, हम इसको ऑडिट में रोक टोक समझेंगे कि ऑडिट करने में किसी भी तरह का बाधा क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब रोक टोक, देयर इज सम कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम रिपोर्ट में बताएंगे, तो क्लियर रिपोर्ट तो नहीं दे सकते। अगर कोई मुझे अपना ऑडिट को प्रॉपरली करने में अगर रोके तो मैं मारपीट थोड़ी ना करूंगा, ऑडिटर के साथ थोड़ी ना मारपीट होता है, ठीक है ना। तो ऑडिटर किसी को मारपीट करेगा ना तो वो ऑडिटर को मारपीट कर सकता है। जो भी बात बनेगा रिपोर्ट में बनेगा। सर अगर ऑडिटर पैसा खा लिया तो? हाँ सर ऐसा तो खाता है, अब वो तो खाना नहीं चाहिए सर। बात तो तब फिर बात आ जाता है कि सर ऑथेंटिसिटी का, तब बात आ जाता है एथिक्स का, इंसानियत का, ठीक है। आजकल क्या है ना, ये सब तो लोगों के पास बहुत कम हो गया है, ये एथिक्स एकदम मार्केट में बिकता नहीं है सर, ठीक है। ज़्यादा एथिकल लोगों का मतलब ऐसा लगता है कि वो दुनिया के बाहर गए हैं। मतलब अगर आप डुप्लीकेट करते हो, इलीगल करते हो तो आप इंसान हो, अगर आप डुप्लीकेसी करने में रोकते हो, इलीगल बातें करना बंद करना चाहते हो, तब आप इंसान नहीं हो, भगवान तो एकदम नहीं सर। जो भी हो, चलो सर जो है वही बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, बाकी आप जैसे समझे। ओके नेक्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट में पॉइंट ई, ऑडिटर कांट बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय। बात को ध्यान रखना सर, ऑडिटर कांट बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय। ये गलती कभी ना करना, कभी भी ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। ये अलग बात कि ऑडिटर का पेमेंट कंपनी ही करेगा, सर पेमेंट कोई करता है तो कोई किसी के एम्प्लॉय नहीं बन जाता, सब कोई अपने काम के। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन सिर्फ जॉब होल्डर के केस में होता है, सिर्फ जॉब होल्डर के केस में होता है। कोई डॉक्टर के पास आप दिखाने जाते हो, मेरा बात को ध्यान से सुनना, कोई डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हो, पेमेंट कौन करता है? पेशेंट करता है या डॉक्टर करता है? प्लीज टेल मी सर, डॉक्टर के पास विजिट करते हो, पेमेंट कौन करेगा? सर पेशेंट करते हैं। पेमेंट पेशेंट पेशेंट करेगा, करता है। पेशेंट करता है। तो क्या पेशेंट डॉक्टर क्या पेशेंट का एम्प्लॉय बन जाता है? नहीं। तो नहीं। एक टीचर के पास स्टूडेंट पढ़ने आता है, पेमेंट कौन करता है? स्टूडेंट करता है कि टीचर करता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट करता है। तो क्या टीचर स्टूडेंट का एम्प्लॉय बन जाएगा? नहीं। सिमिलरली, सिमिलरली एकदम सिमिलर पर्सपेक्टिव में, सर म्यूट कर लो बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। सिमिलर पर्सपेक्टिव में जब एक ऑडिटर किसी कंपनी में जाता है और कंपनी बुलाते हैं, ऑडिटर को बुला बुला के कंपनी ही लाते हैं, लाना पड़ेगा। अगर कंपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करेगा ना, जैसे आप लोगों को मैं तब से दिखा रहा हूँ, ये देखो सर, ये आपका रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट है, आप देख सकते हो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज। जस्ट लो किया, ये मैं कंपनी का साइट से ही
लेके, क्योंकि बहुत सारे क्लास में इसका ज़रूरत होता है मेरा। प्रिया को पता होगा, हम लोग शेयर मार्केट क्लास में भी डिस्कशंस करते हैं और ऑडिट क्लास में भी डिस्कशंस करते हैं, मतलब सीए के क्लास में, सीएमए के क्लास में, है ना प्रिया? ये सब बातें तो चर्चा चलता रहता है। हाँ सर। हाँ, ओके। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑडिटर अपना ओपिनियन वगैरह सब बताते हैं। मैं आपको आगे आगे पढ़ के सुनाऊंगा ये ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है। जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट का डिटेल्स नोट्स लिखेंगे ना, तब मैं आपको रियल भी दिखाऊंगा कि रियल लाइफ में भी कैसे होता है। आप जो किताब में पढ़ोगे, मतलब कभी जो क्लास में पढ़ोगे, एग्जाम में लिख के आओगे, और रियल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? हाँ, रियल में थोड़ा डिटेल्स ज़्यादा होता है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑडिट रिपोर्ट जो भी रिलायंस का आप देख पा रहे हो, कौन कौन कंपनी इसमें ऑडिट रिपोर्ट में भाग रखा है, देखो तो, मतलब कौन कौन ऑडिट किया है कंपनी का यहाँ पर। यू कैन सी हियर चतुर्वेदी एंड शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर चतुर्वेदी पार्टनर फॉर डेलॉयट हस्किन्स एंड सेल्स एलएलपी, मतलब डेलॉयट का कंपनी है, ठीक है? ए बी जानी डेलॉयट का पार्टनर, फॉर राजेंद्र एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए आर शाह पार्टनर, मेंबरशिप नंबर। तो ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म मिलके ये रिलायंस का ऑडिट बनाया है। क्या सर मोर देन मतलब एक से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट कर सकता है कंपनी का? यस सर, एक से ज्यादा ऑडिटर कंपनी का ऑडिट कर सकता है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। वेरी इंटरेस्टिंग कि जब एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर कंपनी का ऑडिट करे तब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक ऑडिटर करे तो ठीक है, उसमें बात थोड़ा कॉम्प्लेक्स कम बनता है, लेकिन जब कंपनी बड़ा हो ना, तो इस केस में कंपनी 2 से 3 ऑडिटर भी यूज कर सकता है। जैसे कि रिलायंस जैसे कंपनीज बहुत बड़े होते हैं, तो वो 2-3 ऑडिटर को भी रिक्रूट करने के लिए बोल सकते हैं कि यस, हमारे काम 2-3 ऑडिटर मिलकर करेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल है सर, ठीक है? मार्केट मतलब सर फाइनेंशियल मार्केट का बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल बिजनेस मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट मतलब कोई सब्जी मार्केट का बात नहीं है। ओके ओके सर, आप इतना करके बोल रहे हो, हम क्यों ना समझे। ऑडिटर कांट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, तो पॉइंट याद रखना। तो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में इतना सारा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। चलो सर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना प्लीज, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में प्लीज लिखिएगा रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट डैश देके लिखिए, मीन्स when same client, when same client's financial statements, when same client's financial statements are audited year after year, ये भी हो सकता है, ठीक है? ईयर आफ्टर ईयर, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट। मतलब लास्ट ईयर भी वो कंपनी ऑडिटर किया था, इस साल भी वही वाला ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। तो जब ऐसा होता है ना, व्हेन सेम क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड ईयर आफ्टर ईयर, तब ऐसा ऑडिट को हम लोग कैसा ऑडिट बोल सकते हैं? रिकरिंग ऑडिट बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकरिंग ऑडिट। मतलब इससे पहले साल में भी वही ऑडिटर काम किया था, इस साल भी वही ऑडिटर काम कर रहा है, तो इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? रिकरिंग ऑडिट कहेंगे। तो याद रखिएगा थोड़ा यहाँ से इसमें। पॉइंट नंबर 4, ऑडिटर can't change, sorry, auditor cannot change terms of audit engagement. Auditor cannot change terms of audit engagement, terms of audit engagement in case of recurring audit, in case of recurring audit। मतलब वही recurring का बात मैंने अभी कहा कि लास्ट ईयर भी ऑडिट हम ही ने किया था, मतलब जो चार्टर्ड फर्म ने किया था। सपोज मानो रिलायंस का अगर बात करें, कि अगर ऑडिट पीडब्ल्यूसी ने किया था तो नेक्स्ट ईयर फिर से पीडब्ल्यूसी ही कर रहा है। ऐसा केस में ऑडिटर कैन नॉट चेंज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, बट सर ध्यान रखिए ना, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग 2 केसेस। मतलब नॉर्मली ऑडिटर अगर रिकरिंग ऑडिट कर रहा है तो एंगेजमेंट का जो टर्म्स है, जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? बट
कुछ केसेस है जिसमें चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ केसेस है जिसमें करना एक्सेप्ट इन फॉलोइंग 2 केसेस। तो क्या है वो 2 केसेस, वो पहले देख लेते हैं सर। आई होप आप लोग पूरा समझ रहे हो सर, मैं पूरा उम्मीद के साथ सोच रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हो। अच्छा, व्हेन मैनेजमेंट, पॉइंट ए, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट हैज चेंज्ड। सर आप बात को समझना, कंपनी सेम ही है बट कंपनी का मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया। व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, मतलब पहले टाटा मोटर्स में जो लोग काम कर रहा था या रिलायंस में जो लोग काम कर रहा था, अभी वो लोग नहीं है, मैक्सिमम लोग रिटायर कर चुका है, तो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर मैनेजमेंट चेंज हो सकता है तो ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज पुराना कोई नहीं है, तो फिर इन दैट केस एंगेजमेंट चेंज हो सकता है। व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट हैज चेंज्ड। बड़ा लॉजिकल बात है सर, क्योंकि मैनेजमेंट को ही पता होता है, जो कंपनी को चलाते हैं ना, उन्हीं को पता होता है क्या क्या बात होगा ऑडिट में, कब क्या होगा नहीं होगा, एवरीथिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट बी। व्हेन ऑडिटर फील्स दैट, अगर ऑडिटर को कभी फील होता है, व्हेन ऑडिटर फील्स दैट, व्हेन ऑडिटर फील्स दैट ओल्ड मैनेजमेंट, ओल्ड मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी का पुराना मैनेजमेंट हो, जैसे कि रिलायंस का हो, टाटा का हो, जो भी कंपनी हो, हैज़ फॉरगॉटन, मतलब वो कंपनी का पुराना मैनेजमेंट किसी कारण से भूल गया है, फॉरगॉटन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, फॉरगॉटन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर कभी किसी कारण से ऐसा लगा है तो ऐसे केसेस में ऑडिटर न्यूली एंगेजमेंट कर सकता है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। ऐसे केसेस में टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है सर। हैंडराइटिंग अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं बोल तो रहा हूं, अगर किसी को मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है मुझे पता है सर, बट हाँ समझ एक में। बार पॉइंट बीटा बोलो ना। पॉइंट बीटा बोलबो, आगे। okay, so when auditor feels that old management has forgotten the terms of audit engagement, suppose मानो कि say for example, ठीक है तो म्यूट कर लो, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये म्यूट कर लो, मैं समझा देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइज इसलिए बोल रहा हूँ। टाटा मोटर्स में पहले जो लोग काम करता था, ठीक है, टाटा मोटर्स का ओल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट चेंज हो गया है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और था, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और है, ठीक है। या फिर जो मैनेजमेंट में जैसे चंद्रशेखरन जी ये डायरेक्टर है, या वेदिका वांडरकर जी ये डायरेक्टर है, ठीक है, ये चेयरमैन है। तो अगर ओल्ड मतलब ये पुराने हो गए, मतलब इनको थोड़ा किसी कारण से ऑडिट एंगेजमेंट वो भूल गया है, ठीक है, या फिर वो भूल गया है मतलब कहीं ना डेटा कहीं गुम हो गया है, ठीक है, मतलब जहाँ पर डेटा को लेके साइन हुआ था टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का, मे भी किसी कारण से लॉस हो गया है। अगर ऐसा कुछ भी बात है तो फिर ऑडिटर के पास अगेन मौका है, तो वो न्यूली ऑडिट एंगेजमेंट को कर सकता है। तो 2 कारण है, एक मैनेजमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाए तो, या फिर मैनेजमेंट अगर भूल जाए कि क्या कंपनी के साथ मतलब ऑडिटर के साथ किस तरह का ऑडिट एंगेजमेंट बना था, ये दोनों केसेस में वो चेंज कर सकता है। समझ में आया? कौन चेंज कर सकता है? ऑडिटर नॉर्मली कांट चेंज। रिकरिंग ऑडिट के केस में, बात को ध्यान से समझना सर, इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट मतलब आप पहले भी इस कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, अब लगातार 2-3 साल तक अपनी कंपनी का ऑडिट करने का मौका आपको मिल रहा है, तो ऑडिटर कैन नॉट चेंज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग 2 केसेस। रिकरिंग ऑडिट के केस में अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो चेंज कर सकता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और अगर ओल्ड मैनेजमेंट भूल गया है कि क्या एंगेजमेंट में बोला हुआ था तो ठीक है, तो एक फ्रेशली कर सकते हैं, और इन दैट केस वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में थोड़ा चेंजेस ला भी सकता है। समझ में आया प्रियोतमा? बोलो। हाँ सर। पॉइंट नंबर 5 फटाफट लिखो सर, आप लोगों का इसके बाद फिर से क्लास है, आई नो। पॉइंट नंबर 5, एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट, एनी change in terms of audit, any change in terms of audit engagement is possible
only when both client and auditor agree. क्लाइंट मतलब जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा है, और ऑडिटर मतलब जो ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको एक्सटर्नल ऑडिट करने का मौका मिला है. एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ क्लाइंट एंड ऑडिटर एग्री. ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट में बदल आ सकता है जब दोनों एग्री हो जाए. सिंपल बात है. और वो एक कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी. तो यहाँ पर क्लाइंट ऑडिटर कुछ मियाँ बीबी जैसा रोल प्ले कर रहा है कि अगर दोनों रेडी है कि हाँ भाई चेंज करो तो ठीक है, कौन रोकने वाला है सर. जस्ट लाइक मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी टाइप्स. क्या पता आप लोग ये सब समझते कि नहीं समझते. ये सब बड़ा फेमस कहावत है सर. आई होप आप लोग जानते होंगे. ठीक है सर. आप कोई बोलेगा नहीं जानते एक्सप्लेन करो, तब तो सर मुश्किल हो जाएगा. इफ द चेंज इज अनजस्टिफाइबल, इफ द चेंज इज अनजस्टिफाइबल, सपोज मानो कि चेंज ऑडिट एंगेजमेंट का टर्म्स चेंज हो रहा है बट चेंज इज अनजस्टिफाइबल, मतलब जिस तरह का चेंजेस का बात किया जा रहा है वो प्रॉपर नहीं है. इफ द चेंज इज अनजस्टिफाइबल, ऑडिटर has to disclose, auditor has to disagree, sorry, auditor has, if the change is unjustifiable, auditor has to disagree, because it will hamper the quality of audit, it will hamper the quality. सर क्वालिटी हैम्पर कर जाएगा. ऑडिट बहुत क्वालिटी रिपोर्ट होता है सर, क्वालिटी हैम्पर नहीं करना चाहिए. इट विल हैम्पर द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट. ठीक है सर. जैसे कि सर एग्जाम्पल बता दो. ओके सर, लिखो एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट रिक्वेस्ट to not to vouch, to not to vouch. सर भाउच मतलब क्या. भाउच मतलब भाउचिंग एनी परचेज बिल, नॉट टू भाउच एनी परचेज बिल. भाउचर से भाउच आया है सर. भाउचर आप लोग जानते हो, सेल भाउचर, परचेज भाउचर, ये सब तो आप लोग सुने हो सर. हाँ, परचेज भाउचर, कंपनी का परचेज भाउचर. आप लोग कोई भी कंपनी जो मार्केट में बिजनेस करता है ना सर, वो कोई भी चीज़ परचेज करता है तो उसका एक भाउचर होता है. टैली में भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग परचेज भाउचर का. ऐसे बहुत सारा होता है, आप लोग कितना बोलूँगा मैं, आप लोग देखे होंगे ऐसा. ठीक है, कुछ इस तरह का बिल, बेसिकली परचेज बिल. तो जो वो सप्लायर से लेके आता है, मतलब एक कंपनी अपना जो रॉ मटेरियल्स है वो सप्लायर से जो लेके आते हैं उसको परचेज भाउचर बोलते हैं. और ये भाउचर, ये जैसे कि टैली में दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरह का जो भी डिटेल्स है आप प्लीज उसको चेक ना करो. कौन बोल रहा है, क्लाइंट बोल रहा है ऑडिटर को. क्लाइंट ऑडिटर को बोल रहे हैं कि आप परचेज भाउचर को चेक, भाउच मत करना. ठीक है, भाउचर को चेक करने को बोलते हैं भाउच करना या भाउचिंग करना. क्लाइंट रिक्वेस्ट टू नॉट टू भाउच एनी परचेज बिल. ये तो अच्छा बात नहीं है ना सर, आप तो रोक टोक लगा रहे हो. ऐसे कंडीशंस नहीं लगना चाहिए कभी भी. तो इसमें ऑडिटर को डिसएग्री करना चाहिए. अगर ऐसा कंडीशंस आ रहा है ना, तो ऐसा कंडीशंस को डिसएग्री कर देना चाहिए. किसको सर, ऑडिटर को. सिंपल बात, नो बकवास. ऑडिटर को डिसएग्री कर देना चाहिए, बिकॉज ये क्वालिटी खराब करेगा. ठीक है सर. तो जो चीज़ क्वालिटी खराब करता है, आपका काम का क्वालिटी जो चीज़ खराब करेगा ना, आपको उस पर ना कर देना चाहिए. बिकॉज ऑडिटर कोई रास्ते में सब्जी नहीं बेचता. ठीक है, तो इसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों का पैसा दांव में लगा हुआ है सर, जो लोग कंपनी में शेयर होल्डिंग करके बैठे हुए हैं. इफ द चेंज इज justifiable, if the change is justifiable, that is, it does not hamper the quality, it does not hamper the quality of audit, it does not hamper the quality of audit, then auditor has an opinion, auditor has an option, sorry, auditor has an option to agree और डिसएग्री. बात को समझना.
अगर ऑडिट का चेंजेस अनजस्टिफाइबल था तो ऑडिटर को डिसएग्री कर देना चाहिए था, पर अगर ऑडिट का चेंज जस्टिफाइबल है तो ऑडिटर के पास ऑप्शन है, वो एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है सर। इंडिपेंडेंट इंसान सही पे ना भी बोल सकता है, सही पे हाँ भी बोल सकता है, इट्स डिपेंड। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। ऑडिटर किसी का नौकर नहीं है, इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, सो दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट इसी पॉइंट पे थोड़ा कंटिन्यू करना। क्लाइंट चेंजेस द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट चेंजेस द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ऐसा कुछ बात हो रहा है। कितना तरह का चेंजेस हो सकता है? 3 तरह का चेंजेस हो सकता है। वन इज जस्टिफाइबल, दूसरा अच्छा सॉरी, 2 तरह का, एक सेकंड मैंने गलत बोल दिया। जस्टिफाइबल एंड अनजस्टिफाइबल, आई एम सॉरी सॉरी, 3 एरर नहीं होगा। जस्टिफाइबल चेंज एंड अनजस्टिफाइबल चेंज। ठीक है, एक चेंज जस्टिफाइबल है, दूसरा चेंज अनजस्टिफाइबल है। ऐसा केसेस में ऑडिटर क्या करेगा? अब जस्टिफाइबल के अंदर 2 कॉन्सेप्ट है। जस्टिफाइबल के अंदर 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर ऑडिटर एग्री करता है तो जस्टिफाइबल है, ऑडिटर एग्री भी कर रहा है, ठीक है, ओके, नो इशू। जस्टिफाइबल चेंज है, ऑडिटर भी एग्री कर रहा है, ओके, नो इशू। लेकिन सर ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है, ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है, जस्टिफाइबल चेंज है पर फिर भी ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है, कर ही सकता है, बट ऑडिटर मस्ट, अगर डिसएग्री है तो फिर ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर मस्ट रिजाइन। ऑडिटर को ऑडिट का काम नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज वो जस्टिफाइबल चेंज था, तो ऑडिटर को क्या कर लेना चाहिए सर? ऑडिटर मस्ट रिजाइन, उसको ऑडिट का काम नहीं लेना चाहिए। ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म द अदर डायरेक्टर्स एंड इन्फॉर्म द अदर डायरेक्टर्स। सर मेरा नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इन्फॉर्म द अदर डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, बिकॉज इन्हीं के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ऑडिट का काम। तो ये शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए एंड डायरेक्टर्स को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सर? शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म कर देगा और डायरेक्टर को भी इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट, अगर अनजस्टिफाइबल चेंज है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? अगर अनजस्टिफाइबल चेंज है तो ऑडिटर क्या करेगा? मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं इसको। अगर अनजस्टिफाइबल चेंज है और ऑडिटर एग्री कर गया, तब तो ऑडिटर गिल्टी हो गया सर। अनजस्टिफाइबल चेंज पे ऑडिटर को एग्री करना चाहिए था क्या? नहीं सर, अनजस्टिफाइबल चेंज पे अगर ऑडिटर एग्री कर गया तो ऑडिटर क्या हो गया सर? गिल्टी सर, गिल्टी, गलत काम करने का दोषी में फंस जाएगा। गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द सीए एक्ट 1949, ठीक है, गिल्टी माना जाएगा। लेकिन अगर ऑडिटर डिसएग्री कर देता है, बहुत अच्छा करता है, जो करना चाहिए उनको, ऑडिटर डिसएग्री। ऑडिटर अगर अनजस्टिफाइबल चेंज है, ऑडिटर डिसएग्री है, अनजस्टिफाइबल चेंज है और ऑडिटर भी डिसएग्री है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, करना ही चाहिए था। ऑडिटर मस्ट रिजाइन, ऑडिटर को क्या कर देना चाहिए? ऑडिटर को रिजाइन कर देना चाहिए। ऑडिटर मस्ट रिजाइन द काम, मतलब जो भी जॉब मिला था, मतलब जो काम स्पेशली जो प्रोफेशन उनका है, ऑडिटर मस्ट रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड इन्फॉर्म द अदर डायरेक्टर्स, इन्फॉर्म दी अदर डायरेक्टर। मतलब अगर एक और डायरेक्टर के साथ बात बन रहा है तो बाकी डायरेक्टर को अगर पता नहीं है तो उनको बता देना चाहिए, इन्फॉर्म दी अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
and shareholders. And shareholders. सिंपल बात, नो बकवास, एकदम। लिख लो सर, लिख लो। लिख लिया क्या? मौसमी, प्रिया, प्रियतमा, बोलना। लिख लिए तो बोलना। हाँ सर। ठीक है सर। तो ये था। फिर क्लाइंट, ये वाला बात ध्यान रखना सर, ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो रहा है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज हो रहा है, जस्टिफाइबल चेंज है, ऑडिटर एग्री कर लिया, बहुत अच्छा। ऑडिटर डिसएग्री कर लिया, ऑडिटर को रिजाइन कर देना चाहिए एंड अदर डायरेक्टर्स का शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अनजस्टिफाइबल चेंज है और ऑडिटर फिर भी एग्री कर लिया, गिल्टी माना जाएगा शेड्यूल 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से। अनजस्टिफाइबल चेंज है, ऑडिटर डिसएग्री कर लिया, ऑडिटर मस्ट रिजाइन एंड इन्फॉर्म द अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। सिंपल बात, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मेन जो टॉपिक है, दैट इज ऐसे 210, दैट इज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑडिट का ओवरव्यू भी देखा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज का क्लास तो मेरा इतना ही रहेगा, इनके बाद इसके बाद मैम का क्लास है जिनका, वो क्लास करेंगे। अच्छा, मैं बेसिकली इतना कहूँगा कि जो टॉपिक अभी भी जिनका मतलब पिछला जो टॉपिक जैसे कि प्रियतमा एंड मौसमी का कुछ टॉपिक बाकी है, मैं वो सब क्लास आप लोगों को एक एक करके शेयर कर देता हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लेना। और इसके बाद हम लोग, अच्छा नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, एक बार लिख के रख लो तो सर। नेक्स्ट दिन हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा वो मैं लिख के रख देता हूँ, ताकि ना याद रह जाता है और कुछ नहीं, याद रह जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। अगर बाई चांस मेरे से भूल हो जाए तो आप लोग सर ये होने वाला था, ओके, इतना तो आप बोल ही सकते हो। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे सर ऐसे 299, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे ना, जैसे यहाँ पर बिग फोर फार्म ऑडिट कर रहा था, या फिर रिलायंस में जैसे हम लोग देख पा रहे थे कि एक साथ 3-4 फार्म मिलके ऑडिट कर रहा है। तो ऐसा केसेस में क्या होता है, ठीक है सर। तो ये बात करना है नेक्स्ट क्लास में। और बेसिकली बाकी जो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, ठीक है, वो वाला नोट्स को भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। बहुत अच्छा नोट्स है, पूरा समरीटिकल नोट्स है सर। और बड़ा बाकी तो इंस्टीट्यूट का मैट आप लोगों के पास है ही, वो तो आप फॉलो करते ही हो। बस सर इतना करते रहो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोगों को शेयर करूँगा। ये सब तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही चल रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होगा तो और मज़ा आ जाएगा। फिलहाल मुझे इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कोई सवाल है तो कर लो सर, इफ़ एनी क्वेश्चन। प्रियतमा बोलो, समझ में आया कोई जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है? फिर धीरे धीरे कनेक्टेड हो जाओगे, नो इशू। मौसमी बोझा गया? कॉन्सेप्ट पूरी तो क्लियर नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी डाउट है। क्या डाउट है बोलो, क्या डाउट है बोलो। मतलब आज के क्लास के हिसाब से क्या टॉपिक में डाउट है बोलो। ना आज की क्लास हिसाब से कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आज की क्लास के हिसाब से कोई डाउट नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है। बहुत साउंड हो रहा है, क्या चीज़? सॉरी, तुम थोड़ा सा हल्का जगह में जाओ ना, तुम्हारा आवाज़ क्लियर ही नहीं आ रहा है मुझे। ओके, हाँ प्रियतमा बोलो, क्या क्या तुम पूछना क्या चाहते हो, या फिर थोड़ा वेट कर जाओ, अगर दूसरा सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है तुम 2 मिनट वेट कर जाओ। ओके, मौसमी प्रिया कुछ पूछना चाहते हो क्या? नो सर, क्लियर है। ओके सर, ठीक है, ओके, बाय सर। ठीक है, बाय, टाटा। স্যার हाँ আজ এফএম ক্লাস হবে না তো? না, আজকে এফএম ক্লাসটা হবে না, ওটা তো মঙ্গল আর বুধ শিফট করে দিয়েছি। বাই স্যার। ওকে, বাই। सर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास